हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स चैप्टर 12 हमने मैथमेटिक्स के अंदर हिंदी मीडियम में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया था। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए भाई, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, उन पॉइंटों को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिनका हमें एरिया निकालना है। जैसे इसमें एक आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा होगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे। देखिए भाई, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उनके इंट्रोडक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए, पहले हम वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं कि वृत्त क्या है। देखिए, आपके सामने मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें वृत्त क्या होता है कि ये उस बिंदु का बिंदु पथ है, उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहते हैं। जैसे ये कोई एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी पर इन बिंदुओं का बिंदु पथ, मतलब इस बिंदुओं का रास्ता क्या बनाएगा भाई, एक सर्किल बनाएगा। एक स्थिर बिंदु से उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो हमेशा स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, तो उन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं भाई, वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, और इस स्थिर दूरी को इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। समझ में आया भाई, क्या है ये? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में मान सकते हैं। तो ये जो सभी बिंदु हैं, ये एक इस स्थिर बिंदु जिसे कि वृत्त का केंद्र बिंदु कहते हैं, उससे एक नियत दूरी पर होते हैं। यानी कि अगर आप इन बिंदुओं को यहाँ से मेजर करेंगे, इस केंद्र बिंदु से और यहाँ तक की दूरी, ये भी नियत होगी। यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये भी नियत होगी, यानी स्थिर होगी, कांस्टेंट, इस तरह से। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडियस। अब देखो क्या क्या होता है कि रेडियस को हम अधिकांशतः R से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर पॉइंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इस त्रिज्या का अगर मैं डबल कर दूं तो ये बन जाता है व्यास, डायमीटर बन जाएगा यहां से और यहां तक। ये आपका व्यास हो गया। ये इस त्रिज्या का डबल क्या होता है भाई? व्यास। और इस व्यास का मैं आधा कर दूं तो क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि डायमीटर की हाफ रेडियस होती है। अब देखिए, इस वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि ये जो आपको घेरा दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी पूरी
दूरी की बात करें कि कितनी लेंथ में है, तो उसको हम इस सर्कल की परिधि कहेंगे और परिधि होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या होगी भाई? वृत्त की परिधि = 2πr। क्लियर है? अब देखिए, ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई डायमीटर होता है जो इसका व्यास, वो 2 × त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या का डबल होता है। अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर दें और त्रिज्या कितनी आ जाएगी? व्यास अपॉन 2। वृत्त की परिधि = 2πr। देखो, अब इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त का व्यास, इसमें भी एक संबंध होता है। क्या होता है? तो इस परिधि को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो 2r है इसको आगे कर देता हूं r और × पाई। अब जो 2r है, r का डबल ये बन गया इसका व्यास। तो परिधि = व्यास × पाई। और यहां से मैं अगर पाई की वैल्यू निकालना चाहूं, इस पाई की वैल्यू, तो व्यास से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो परिधि अपॉन व्यास = पाई। ये देखिए, तो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास, इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशो है, वो पाई के इक्वल होता है। और पाई आपने पढ़ा था, ये एक ए परिमेय संख्या है। कैसी संख्या भाई? ए परिमेय संख्या है। और इस ए परिमेय संख्या का मान हम गणना करने के लिए कितना यूज करते हैं? 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेट है। ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट होती है। एग्जैक्ट पाई की वैल्यू ना तो 22/7 के इक्वल होती है, ना ही 3.14, क्योंकि जो पाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा जो मैथमेटिशियन हुआ था, श्रीनिवास रामानुजन, उसने एक सरल समीकरण का यूज करके, आर्यभट्ट ने क्या किया, ये रामानुजन, आर्यभट्ट, इन्होंने पाई की जो वैल्यू है उसको दशमलव के बाद में लाखों स्थानों तक इसका मान ज्ञात कर लिया था। पॉइंट के बाद में लाखों अंक आते थे। वहां तक भी इन लोगों ने इस पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन हमें ओनली गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए मात्र पाई की वैल्यू या तो 3.14 यूज करना है या फिर 22/7। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है यूज पाई = 3.14, तब तो आप ये यूज करेंगे, अदरवाइज आप 22/7 ही यूज में देंगे। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है कि पाई एक परिमेय संख्या है जिसका मान परिधि अपॉन व्यास के इक्वल होता है। अब इसके बाद में इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, देखिए उनको भी समझा देता हूँ। वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्किल। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये दो इस वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है, और इन दोनों त्रिज्याओं से संबंधित एक छोटा आर्क है, ये वाला,
और इसके बीच का जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं और उनसे संबंधित चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या होता है भाई त्रिज्यखंड? किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं और उन दोनों त्रिज्याओं से संबंधित चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे कि ये मैंने दोनों त्रिज्या दे दी और इससे संबंधित ये वाली चाप दे दी, तो इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अब देखिए त्रिज्यखंड भी आपके इस हिसाब से तो इसमें दो हो गए, क्योंकि ये दोनों आपकी त्रिज्या और इन दोनों से ये संबंधित आपका एक चाप यानी कि आर हो गया। तो ये भी आपका क्या है? ये भी त्रिज्यखंड है। अब फिर कैसे पता करेंगे भाई आप कौन से त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं? तो आपको देखना है कि जो चाप आपकी बड़ी वाली चाप हो तो वो वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसको कहेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। यानी कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं और उनसे संबंधित दीर्घ चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड, और किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं और उनसे संबंधित छोटी आर्क से घिरा हुआ क्षेत्र आपका लघु त्रिज्यखंड होगा। और ये जो यहाँ पर एंगल है ये त्रिज्यखंड का एंगल होता है, जिसको हम अधिकांश से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? थीटा। अब इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर सीधा ये पूछता है कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो कौन से का निकालेंगे आप? तो आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो उसके आगे लिखेगा कि आप दीर्घ कर करिए, लेकिन अगर कोई भी वर्ड नहीं होता है, सिर्फ सिंगल वर्ड में लिखा हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, सॉरी त्रिभुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकाल कर देंगे। क्लियर है भाई? अब इसके बाद देखिए इस वाले जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है निकालने का सूत्र क्या होगा? वो सूत्र में अभी दीर्घ त्रिज्यखंड का लघु का भी एक साथ नोट करा दूंगा, पहले इनको समझ लीजिए। अब इसके बाद आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए जैसे ये आपका एक सर्किल है, और इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है। अब इसके अंदर ये कोई भी इसकी जीवा ले लेते हैं, किसी भी वृत्त की एक जीवा और उस जीवा से संबंधित एक आर्क, ये वाली आर्क ले लेता हूं। किसी भी वृत्त की एक जीवा और उससे संबंधित चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो ये कौन सा है भाई? वृत्तखंड। अब ऐसे ये ऊपर वाला भी वृत्तखंड ही है, तो ये वाला क्या है? ये है जो इस वृत्त की दीर्घ चाप है, बड़ी वाली चाप, और ये इसकी एक जीवा है। तो वृत्त की एक जीवा और एक दीर्घ चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वाला यहां से यहां तक का ये पोर्शन हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। और ये कौन सा है? लघु वृत्तखंड।
ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो आपको विशेषकर याद रखना है कि ये है जो ऊपर वाला, क्योंकि इसमें चाप बड़ी आ रही है तो दीर्घ वृत्तखंड, इसमें चाप छोटी है तो आपका लघु वृत्तखंड। यहाँ भी वही चीज काम करेगी कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो आप लघु वृत्तखंड का ही निकालेंगे, और दीर्घ का निकालना होगा तो वो आपसे कहेगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसको हम इस क्षेत्रफल को निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को इस तरह से यूं जोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा पोर्शन, ये एक क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। यहाँ तक का ये पूरा, ये तो हो गया है कि त्रिज्यखंड, जैसे यहाँ समझाया है। और इस त्रिज्यखंड में से अगर मैं इस ऊपर का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ इस वाले का, जैसे इसका नाम है O A B और ये C, यहाँ पे C को एक पॉइंट है, तो आपका त्रिज्यखंड तो कौन सा है? O A C B, ये त्रिज्यखंड है। इसमें से इस त्रिभुज का O A B का माइनस कर दूं तो ये नीचे का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास में बच जाएगा। एक और तरीका है इसका निकालने का कि जो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है लघु वृत्तखंड का, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है इसका कि आप पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लें और ऊपर का जो दीर्घ वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास में बच जाएगा। और सेकंड तरीका भी यह है कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। अच्छा देखिए, ये वाला जो है ये भी आपका थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे अपन वृत्तखंड का कोण, और यहाँ त्रिज्यखंड का कोण, एंगल। अब देखिए इनको निकालने के सूत्र क्या क्या है, फॉर्मूले, ये आपको निकालना है। एक आपको जो ये मैथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई को निकालने के भी सूत्र हैं, वो मैं अभी नोट कर देता हूँ। देखिए भाई, नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर इस वृत्त की त्रिज्या है। नंबर 2, वृत्त की परिधि टू पाई आर, वृत्त का परिमाप वो भी 2 पाई आर। आगे देखो भाई, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां पर थीटा है जो त्रिज्यखंड का कोण है। नंबर 5, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, यानी कि जो ये सेंटर पॉइंट ये हमारा थीटा होता है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला दीर्घ है, तो ये आपको पता है सेंटर पर पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो जब ऊपर का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला एंगल कहाँ मिलेगा और ये कितना होगा? पूरे सेंटर पर केंद्र बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 होता है।
तो ये नीचे का थीटा अगर माइनस कर देंगे 360 में तो ये ऊपर का एंगल आ जाएगा यहाँ पर, तो 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे 360 माइनस थीटा, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक और तरीका कि अगर आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल कर उसमें से इस लघु त्रिज्यखंड का माइनस कर दें तो भी दीर्घ का बच जाएगा। नंबर 6, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या चीज है, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जिसमें आपको जो यहाँ पर थीटा ये वाला एंगल होगा, जैसे 30 है तो साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, 60 है तो साइन 60 की वैल्यू, और अगर यहाँ पर आपका 45 है तो साइन 45 की वैल्यू, वो आपको साइड में बता दी जाएगी, वे वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। आप लिखेंगे 7 दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई वृत्त की चाप की लंबाई इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स मतलब फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से हम इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो भी मैंने टॉपिक्स आज आपको पढ़ाए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से समझिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत या समस्या है तो आप पूछिए, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।